जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आज आपको फिर से एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कि आईटीआई में जो एक फीडर ट्रेड होता है इसका डिमांड पूरे दुनिया में क्यों है और सबसे ज़्यादा क्यों है। इसके हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 रीज़न ऐसे देंगे जिसको आप जानने के बाद खुद ही जान जाओगे कि हाँ इसके रीजंस क्या हैं, फीडर की इतनी डिमांड क्यों है, अदर्स जो ट्रेड हैं वो फीडर के आगे इतना क्यों नहीं उनका रखा जाता है, उनको क्यों नहीं रखा जाता फीडर के आगे इतना डिमांडिंग। ये जो ट्रेड है ये डिमांडिंग क्यों बन गया, किस लिए बन गया, इसकी सैलरी अगर आप फीडर में एडमिशन लेना चाहते हैं इसकी सैलरी क्या हो सकती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीडर कितने प्रकार के होते हैं, फीडर है क्या एक्चुअली, और फीडर अगर आप बन जाते हो तो या फीडर बन रहे हो तो फीडर में आप क्या क्या सीखते हैं, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जान जाओगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। की सैलरी, मिनिमम सैलरी क्या हो सकती है इंडिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्यूरी ये होता है कि सर अगर हम ये कर रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं तो हम इससे कितना, इस कोर्स से हम कितना कमा पाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा ये होता है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आप जितना इनपुट देते हो अगर आपको उतना आउटपुट नहीं मिलता है, आप सफिशिएंट नहीं होते हैं उस आउटपुट से, तो आप क्या है कि आपका उस चीज में मन नहीं लगता, आपको ये लगता है कि यार हमने ये गलत कर लिया, ये हमारा पैसा इसमें, इस कोर्स में या इस चीज में हमारा पैसा इन्वेस्ट तो हम किए थे अच्छे के लिए पर हमारा उसमें इतना प्रॉफिट नहीं मिला। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडिया में जो हमारी फीडर की, एक फीडर फ्रेशर की जो सैलरी है 10 से समथिंग 11,000 रुपए या 12,000 रुपए, कहीं कहीं कंपनी आपको 14 से 15,000 रुपए भी दे देती हैं। जैसे कुछ बड़ी कंपनियां हैं और इसकी जो हायर सैलरी है, आप इन फीडर के आप जॉब सेक्टर में हैं आप, तो आपको हायर सैलरी जो इंडिया में मिलेगी वो लगभग आपको 45 से 50,000 रुपए तक की हायर सैलरी आपको इसमें मिलते हैं। ये पूरे आपका लाइफ साइकिल का, ये आपका लाइफ साइकिल है। अगर आप फीडर में एक्स्ट्रा कोर्सेज आप नहीं इंक्लूड करते हैं तब की बात यह है कि आप 40 से 45,000 रुपए आप इसमें आप कमा सकोगे। अब कितने दिनों में कमा सकोगे ये बात आती है सर कि सर ने बताया था 45,000 रुपए आप सैलरी कमा सकते हैं, तो ये 45,000 रुपए सैलरी आप तुरंत नहीं पाओगे। मिनिमम आपको 10 साल 12 साल आपको फिटर जॉब सेक्टर में रहना पड़ेगा, अच्छे से काम को सीखना पड़ेगा, आपको जितने भी काम है फिटर के पूरे वो आपको आने ही चाहिए, तभी आप इस सैलरी को फुलफिल कर पाओगे। अगर आप इस स्टेट की बात करें, आप फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आपको मिनिमम 50,000 से, जो आपकी फॉरेन कंट्री इन फ्रेशर जॉब पे आप जाते हो तो मिनिमम 50,000 से आप समथिंग 1.5 लाख रुपए तक का आप इसमें इनकम कर सकते हो इस ट्रेड से। अब दूसरी बात आती है कि अगर सर हमें फिटर आईटीआई में फिटर ट्रेड लेना है, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए जिससे आप गवर्नमेंट कॉलेज को पा सको, ताकि आपकी फीस कम लगे। क्योंकि आईटीआई करना है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करते हो तो जो उसकी फीस है, मिनिमम आपकी जो फीस रखी जाती है वो रखी जाती है लगभग, मान के चलो आप 25,000 से 30 या 32,000 35,000 तक से आपको फीस देनी पड़ेगी। आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से जाते हैं तो आपकी जो एवरेज फीस है वो आपकी लगभग 8,000 से 6,000 से 8,000 के बीच में वेयर करती है। थोड़ा सा 1-2,000 रुपए अप डाउन भी हो सकता है। ये इन सिचुएशन क्या होता है, ये कॉलेज डिपेंड करता है कि आपकी फीस क्या हो सकती है। तो आप मान के चलो आप 6 से 8,000 के बीच में आपकी सैलरी वहां पर फीस आपकी रहने वाली है। उसके बाद आती है आपका, दूसरी बात ये आती है कि सर अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज पा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए हमें लगभग कितना हमारी मेरिट होनी चाहिए। तो जैसे कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईटीआई में एडमिशन लेने की, तो उसकी है 10th है। अगर आप हाई स्कूल कर ले रहे हैं तो हाई स्कूल करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो आईटीआई करने के लिए। अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो आपको, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको आपका जो हाई स्कूल में परसेंटेज होना चाहिए वो 85 से प्लस होना चाहिए, 85 से आपका लगभग प्लस होना चाहिए। उसके बाद आते हैं ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी के जो कैंडिडेट होते हैं उनका 80 से 85 के बीच में आपका अगर परसेंटेज है तो आपको मान के चलो आपकी, अगर ये होता है, ये एक चीज और भी डिपेंड करता है कि जिस साल आप फॉर्म भर रहे हो उस साल, क्योंकि ये मेरिट बेस होता है इसका, तो आप जिस साल में एग्जाम के लिए मान के चलो आपकी, अगर ये होता है, ये एक चीज और भी डिपेंड करता है कि जिस साल आप फॉर्म भर रहे हो उस साल, क्योंकि ये मेरिट बेस होता है इसका, तो आप जिस साल में एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिस साल आप बैठ रहे हो आप आईटीआई में, तो एग्जाम तो होता नहीं है क्या, पर जैसे जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल क्या होता है कि आपका कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ये वेयर करता रहता है आपकी मेरिट लिस्ट। तो आप मान के चलिए अगर आप 80 से 85 के बीच में, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, 80 से 85 के बीच में आपका परसेंटेज है हाई स्कूल में, तो ये
मान के चलो आपका सिलेक्शन फिटर ट्रेड में हो जाना है। उसके बाद बात आती है SC/ST वालों के लिए। SC/ST वालों के लिए मान के चलो आपका 75 से 80 के बीच में, आप इससे नीचे अगर आप 75 से नीचे हैं तो मान के चलो ना के बराबर ही है कि आपको फिटर ट्रेड मिलेगा, क्योंकि फिटर ट्रेड सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे मान के चलो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डिमांडिंग ट्रेड है। क्योंकि फिटर से सबसे बात ये आती है कि सर इतना डिमांडिंग ट्रेड ये क्यों बन गया, तो इसकी सबसे बड़ी डिमांडिंग ट्रेड का ये होता है कि जो एक फिटर होता है, एक्चुअली फिटर होता क्या है हम पहले ये जान लेते हैं। फिटर जो होता है वो अलग अलग मशीनों को जोड़ के बना सकता है, उसको असेंबल कर सकता है। फिटर एक फिटिंग का काम करता है। फिटर जैसे बहुत प्रकार के होते हैं, तो फिटर जो होता है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर भी फिटर माना जाता है। क्योंकि फिटर अगर जब फिटर 2 साल 3 साल, एक फिटर मैन अगर 2 साल 3 साल जॉब एक्सपीरियंस में आ जाता है, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर के बराबर वो वर्क कर सकता है। क्योंकि वो जितना आप मैकेनिकल में हैं, आप जितना पढ़ते हैं वहां पर, उसका समथिंग 60 से 70% पार्ट आप यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं आप। क्योंकि जो फिटर का सबसे ज्यादा डिमांडिंग इसलिए और भी है, इसकी एक वजह और हम आपको देंगे कि जो फिटर का काम होता है लगभग 70 से 75% जो इसका वर्क है वो हाथों से होता है, और सिर्फ 25% ऐसे वर्क है, 25 से 30% ऐसे वर्क है जो मशीनों द्वारा किए जाते हैं। ये फिटर का सबसे ज्यादा, इसलिए फिटर सबसे ज्यादा डिमांडिंग बन जाता है। क्योंकि जो हाथ की एक्यूरेसी है मशीन के बराबर तो नहीं जाएगी, बट क्या है कि जो हाथ की एक्यूरेसी है वो आपका माइंड सेटअप जो बन जाता है वो मशीन पे आप सेटअप दिखा सकते हो आप। बट क्या है, आप अगर मशीन पे आप प्रॉपर वर्क कर रहे हो तो वो काम अपने हाथों से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो माइंड सेटअप नहीं रह जाता है। आप काम करते करते आप वो एक्यूरेसी आप जो सिस्टम को दे रहे हैं वो एक्यूरेसी आप अपने आप को नहीं दे पाओगे। बट क्या है कि अगर आप खुद पे हैं, 75% आप खुद वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, तो आप मशीन से भी आप 75 से 80% वर्क करा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आता है कि फिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फिटर बहुत प्रकार के होते हैं। फिटर असेंबली फिटर होता है, मेंटेनेंस फिटर होता है, डाई फिटर होता है, बेंच फिटर होता है, टरबाइन फिटर होता है, डीजल एंड पेट्रोल इंजन फिटर होता है, ट्रैक्टर फिटर होता है। फिटर बहुत प्रकार के से आपको साइड में देखिए लिस्ट भी लगी होगी, ध्यान से आप देख सकते हो कि फिटर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है कि फिटर सिखाया क्या जाता है फिटर को। फिटर अगर आती है, क्योंकि ये 2 साल का कोर्स होता है जो NCVT कराती है आपको। ये 2 साल का 2 साल का होने के बाद आपका एक टेस्ट होता है आपको हर सेमेस्टर। इसमें अब तो सेमेस्टर वाइज लग गया है, पहले तो साल में 2 सेमेस्टर थे, अब आपको साल में 1 ही सेमेस्टर देने हैं, 2 साल में 2 सेमेस्टर देने हैं। तो आप सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करने के बाद NCVT आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपको उस सर्टिफिकेट को लेकर आप किसी भी कंपनी में एलिजिबल हैं वर्क करने के लिए, या फिर आप फिटर से आप बाहर भी जा सकते हो। अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना है फिटर ट्रेड से तो ये बेस्ट होगा। हम आपको ये एक सजेशन देंगे, आप किसी भी संस्था से जो गवर्नमेंट संस्था है वहां से आप पहले अप्रेंटिसशिप का 1 साल का प्रोसेस होता है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप बाहर जाते हैं तो आपका ये जो सैलरी प्रोसेस, जो आपकी सैलरी डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, आपका डिमांड भी बढ़ जाता है। क्योंकि आप जब आप ITI कर रहे होते हैं फिटर ट्रेड से, तो आप उसमें आप सिर्फ थ्योरिकल पढ़ रहे होते हैं, प्रैक्टिकली एक्चुअली कर तो रहे होते हैं पर उस बेस पे नहीं कर रहे होते हैं जो बेस आपको चाहिए। तो अगर आप जब 1 साल किसी कंपनी में या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आप कहीं भी आप उसके जैसे रेलवे हो गए, PCS कंपनियां हो गई, PCL वगैरह हो गई, HL हो गई, आपकी ISRO हो गया, DRDO हो गई, जितने भी ये सारी कंपनियां इंडियन ऑयल वगैरह हो, इसमें अगर आप 1 साल काम कर लेते हो एज अप्रेंटिसशिप तो आपको सारा नॉलेज हो जाता है सबसे ज्यादा। क्योंकि ITI जो होता है ये आपको सिर्फ यही सिखाता है कि इंडस्ट्री को ही सिखाया जाता है कि इंडस्ट्री में वर्क प्रोसेस क्या है, वहां पर काम क्या करें क्या नहीं करें, ये सारी चीज आपको वहां पर सीखने होते हैं। आप 2 साल ITI कर रहे हो तो 2 साल ITI में आपने क्या क्या सीखा ये चीजें हम आपको बता दें कि आप ITI में 2 साल में सीखते क्या क्या है। जैसे कि आप फाइलिंग सीखते हैं। अब ये पता, आप बहुत लोगों को ये नहीं पता होता जब ITI करने जा रहे होते हैं तो सर फाइलिंग क्या होता है, या फिर बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो 2 साल क्या है उन्होंने प्राइवेट डाल दिया, पढ़ा ही नहीं। तो उनके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेबल बन जाएगा ये वीडियो कि आप 2 से फाइलिंग आपका प्रोसेस जो आप सीखते हैं वहां पर मिनिमम आपको बहुत ज्यादा सारे ऑपरेशन आप ITI में सीखते हो। जैसे फाइलिंग हो गया, फाइलिंग एक्चुअली क्या होता है, फाइलिंग होता है जैसे आप जो गांव वगैरह में आप उसको रेती कहते हैं, रेतिंग करना, रेती को कैसे रेतते हैं किसी चीज को, उसको फिनिश कैसे देते हैं कटिंग करने के बाद, तो ये होता है एक फाइलिंग प्रोसेस होता है। फाइलिंग प्रोसेस भी बहुत प्रकार के होते हैं, ये हम दूसरी वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। दूसरे ऑपरेशन पे हम चलते हैं। जैसे कटिंग प्रोसेस हो गया, कटिंग प्रोसेस में आपका क्या क्या है, कटिंग प्रोसेस में आपका हेक्साइन प्रोसेस हो गया, ड्रिलिंग प्रोसेस हो गया, रिमिंग प्रोसेस हो गया, चिजलिंग प्रोसेस हो गया, ये सारे प्रोसेस आपके जो हैं कटिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। थर्ड प्रोसेस हमारा आता है कि आप क्या सीखते हैं, वहां पे आप मेजरिंग सीखते हैं
किसी चीज को अगर आपको बनाना है, किसी जॉब को बनाना है, तो पहले आप उसको मेजर करेंगे, उसके बाद आप उसका मार्किंग करेंगे, उसके बाद आप उस पर मार्किंग मीडिया वगैरह लगा के आप उसको हेक्साइन करना है, हेक्साइन करेंगे, फाइलिंग करना है तो फाइलिंग करेंगे। ये सारे प्रोसेस आपको कंप्लीट करने होते हैं। टेपिंग करना होता है, सीखना होता है, थ्रेडिंग सीखना होता है, ग्राइंडिंग सीखना होता है, और सबसे ज्यादा ये है कि इसमें आपको वेल्डिंग भी सीखना होता है। वेल्डिंग सबसे ज्यादा इसमें बहुत से फिटर ऐसे जब आप सीख रहे होते हैं, आपको पता नहीं रहा होता है, जब आप कॉलेज में जाते हो आपसे वेल्डिंग कराया जाता है तो आपको ये लगता है यार हम ये क्या कर रहे हैं। तो वेल्डिंग सबसे मस्ट बन जाता है, इसलिए क्योंकि वेल्डिंग एक ऐसा वर्क है जो कि लगभग सबको आना चाहिए। अगर आप फिटर हैं तो आपको बिल्कुल ही आना चाहिए, क्योंकि आप फिटर हैं। फिटर का सबसे बेस्ट काम है कि वो फिटिंग करके दे। अगर आप किसी वर्क को कर रहे हो, आपके पास वेल्डर नहीं है, तो अगर आपको वेल्डिंग नहीं आता है तो आपका जो वर्क प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में आपकी रुकावट आ जाएगी। तो क्या करना है, इसकी वजह से आपको सारे प्रोसेस थोड़ा ही आना चाहिए, पर आना ही चाहिए, इसीलिए आपको वेल्डिंग भी कराया जाता है। मेंटेनेंस इज सबसे मस्ट पार्ट है आपके लिए, क्योंकि आप किसी भी ट्रेड से हो, आपके लिए मेंटेनेंस सबसे बेस्ट पार्ट है। क्योंकि मेंटेनेंस अगर आपको नहीं आ रही, किसी मशीन पे आप वर्क कर रहे हो, आप किसी टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो टूल का मेंटेनेंस कैसे रखना है। तो इससे अगर आपको टूल का मेंटेनेंस नहीं रखने आ रहा है तो इससे क्या होता है कि आपका लॉसेस बहुत ज्यादा जाएंगे। उसके बाद आता है आपका टर्निंग क्या होता है। टर्निंग एक ऑपरेशन है, जैसे थ्रेडिंग वगैरह बनानी होती है, उसको स्लेब में किसी चीज को कट करना, एक पार्ट उसका बड़ा हो, एक पार्ट उसका नीचे का छोटा हो। तो इस तरीके से जो ऑपरेशन किए जाते हैं ये आपके टर्निंग में आ जाते हैं। फिर आता है स्क्रैपिंग आता है। स्क्रैपिंग में हम क्या सीखते हैं, हम क्या करते हैं कि जैसे कि लार्जर अमाउंट बहुत ही कम, बहुत बड़ा पार्ट है आपका और जॉब है आपका, और उसमें आपको बहुत छोटे सी मात्रा में आपको कुछ निकालना है, मटेरियल निकालना है, ऊपर से उसको फिनिश रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्क्रैपिंग करना पड़ता है। स्क्रैपिंग आपको जो ये फाइल खराब हो जाती है, उसी से हम स्क्रैपर टूल बना लेते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में